हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवी, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी, चाहे भारतीय चित्रकला हो या पाश्चात्य कला या मूर्ति कला हो या फिर हो स्थापत्य कला। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत खास। ये जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि भारतीय कला संग्रहालयों का पार्ट 2 है। भारतीय कला से जुड़े हुए या कला से जुड़े हुए जितने संगठन हैं, जो संग्रहालय हैं, उनके विषय में पूरी जानकारी। पिछली वीडियो में मैंने केवल इतना बताया था कि कौन सा संग्रहालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई। आज की जो वीडियो होने वाली है वो भारत के मुख्य मुख्य संग्रहालय, कला संग्रहालय हो या कला संगठन हो, उन सबसे जुड़ी हुई पूरी जानकारी। संस्थापक कौन था, कब स्थापना हुई, कहाँ स्थापना हुई, किसने स्थापना की, वास्तुकार कौन था और उसके अध्यक्ष तब कौन थे, वर्तमान में कौन है, ये सारी चीजें जो क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में मैंने समायोजित किया है। तो इसको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी के साथ कुछ और संगठन, जैसे उनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है या शॉर्ट फॉर्म पूछ ली जाती है, तो उनके विषय में भी मैंने आपको डिटेल में यहाँ बताया हुआ है। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। पार्ट 1 देखा आप लोगों ने, और अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि जिनने देखा उन्होंने कहा कि मैम दूसरा बनाइए, पार्ट 2 बनाइए। तो हमने पार्ट 2 भी बना दिया है। चलिए हम शुरू करते हैं भारतीय कला संगठनों को। संगठन मतलब या तो वो कहीं ना कहीं कला की शिक्षा से जुड़े हैं, या कहीं ना कहीं कुछ संग्रह है उनमें कला का, या तो कला के क्षेत्र में उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है या कला को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उन्हें ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिनसे आपके विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे नेट की हो, टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, सब में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले बात आती है भारत के प्रमुख कला संगठन तथा उनके महत्वपूर्ण तथ्य, स्थापना भी उनकी। तो अब हम प्रमुख कला संगठनों को देखेंगे। सबसे पहले जो संगठन हम देखेंगे, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। इसकी स्थापना, संस्थापक, सदस्य, ये सारी चीजें तो हम यहाँ पर सब देख लेंगे जो भी क्वेश्चन आते हैं। आपके ये देख लेना यहाँ पर जो भी आपको बताया गया है वो यूं ही नहीं है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप चाहे नोट डाउन करें, चाहे उन्हें लिख के रखें, सारी चीजें एक साथ करके आप उनको एकत्रित करके रख लें, ठीक है। स्थापना कब हुई थी पूछा जाता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। तो अब सबसे पहले हमने देख लिया 1907 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो सर जॉन वुडराफ, एक अंग्रेज अधिकारी, इनकी सहायता से अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी, और कहीं गगनेंद्र नाथ ने भी इनका साथ दिया था। तो मेनली अगर आएंगे तो अवनींद्रनाथ टैगोर। अब मैडम तीनों के नाम है तो हम किसे चुनेंगे? तो अगर सब पढ़े हैं तो आप अवनींद्रनाथ को चुनेंगे, और अगर ऑप्शन में ये तीनों में से कोई भी है तो आप इन्हें चुन सकते हैं। वैसे मेनली अवनींद्रनाथ, बाकी इनकी सहायता से की थी सरजान बुडराक। अब भाई भारत में उस समय अंग्रेजी शासन था, ठीक है, तो सहायता इनकी लेनी जरूरी थी, तो इसलिए इन्होंने इनकी सहायता ली। और गगनेंद्र नाथ और अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। किसकी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की, जिसमें कुल 30 सदस्य होते थे। कितने होते थे? 30। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक बनता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कुल कितने सदस्य होते थे, जो इसकी कमेटी होती थी। तो उसमें कुल 30 सदस्य होते थे, जिसमें केवल 5 भारतीय होते थे। यह भी पूछा जा चुका है, कितने भारतीय कितने अंग्रेज। मतलब 30 सदस्यों में 25 सदस्य के अंग्रेज होते थे, ठीक है, 25 सदस्य अंग्रेज और 5 होते थे भारत के। 5 भारतीय और 25 अंग्रेज, टोटल हो गया 30। तो ये आपको याद रखना है। अब इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का प्रथम अध्यक्ष कौन था, यह भी क्वेश्चन आता है। मैंने कहा ना, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम अध्यक्ष थे लॉर्ड किचनर। कौन थे? लॉर्ड किचनर थे। और प्रथम सचिव जो थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। देखिए, बड़ी ही मेहनत से ये सारी चीजें मैंने एक साथ इकट्ठी करी हैं, और ये सारी जानकारी आपको एक साथ दी है, बस इसीलिए कि आप इसको तैयार कर सकें। तो भाई तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है। और हाँ, 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए माफी चाहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ इस समय नेटवर्क की समस्या थी और वीडियो नहीं पहुंच पा रही थी, तो उसके लिए माफी चाहूंगी।
उद्देश्य क्या है? भारतीय कला को यूरोपीय अकादमी कला से मुक्त करना। अब यूरोपीय, अब आप लोगों को पता है बंगाल शैली की स्थापना होती है जब लगभग 1902 से 5 में शुरू होती है इसकी स्थापना, और आगे चलती है 15-20 तक। तो उस समय क्या था, भारत में अंग्रेजों की कला थी, पूरी तरीके से यूरोपीय कला को ये लोग महत्व दे रहे थे और भारतीय कला को पूरी तरीके से नकार रहे थे। तो उसी यूरोपीय अकादमिक कला को, ठीक है, यूरोप की जो अकादमिक कला थी, इसको इससे मुक्त कराने के लिए भारत को इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नाम से एक संस्था की स्थापना की, जो कि यह काम करती थी कि भारतीय कला अपने में परिपूर्ण है, अपने में बहुत अच्छी है, उसको हम उत्कर्ष पर ले जाएं। और अकादमिक कला मतलब ये जो आप देख रहे थे अब तक, हमारा कंपनी शैली पर जब हम प्रभाव देख लेते हैं इसका, जब आप देखते हैं कि जैसे शास्त्रीय कला को यहाँ पर बनाना या इन चीजों को सिखाना, लोगों को पाश्चात्य कला सिखाना, ये करने लगे थे, इसको रोकने के लिए इस इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी। तो अब इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। स्थापना 1907 ईस्वी, कोलकाता। संस्थापक सर जॉन वुडराफ की सहायता से अवनींद्रनाथ और गगनेंद्र नाथ, ठीक है, मेनली अवनींद्रनाथ। कुल सदस्यों की संख्या 30, जिनमें से भारतीय सदस्य 5, ठीक। प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड किशनर, प्रथम सचिव अवनींद्रनाथ टैगोर, और उद्देश्य भारतीय कला को यूरोपीय अकादमिक कला से मुक्ति दिलाना या मुक्त कराना। इसके बाद आती है आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। अगला जो कला संस्थान है, जो कला से जुड़ा हुआ संस्थान है, जो संगठन है, वो है आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1918 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो सावल राम हलदांकर थे, ठीक है। कौन थे? सावल राम हलदांकर, ठीक है, हलदांकर। तो ये आपको याद रखना है, सावल राम हलदांकर। हलदांकर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और कंप्यूटर टाइप करेगा तो इस तरीके से कर देता है। तो सावल राम हलदांकर जो थे, इन्होंने आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। कब की? 1918 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, इन दोनों के विषय में आपको याद रखना है। फिर आती है ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, जिसे आप कहते हैं आईफैक्स। क्या कहते हैं? आईफैक्स, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी। अब आईफैक्स का फुल फॉर्म पूछ ले आपसे, ठीक है, आईफैक्स का फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको याद रखना है ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो यहाँ आपको दो चीजें मिलती हैं, 1925 भी मिलता है, 1928 भी मिलता है। तो 1925 मोस्टली माना जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों डेट दे दी हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास 25 ऑप्शन में ना हो तो आप 28 को चुन सकते हैं, लेकिन मेनली 1925 ईस्वी माना जाता है। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो शारदा, वरदा, रंगदा उकील बंधुओं ने, मतलब इन तीनों के सहयोग से ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी की स्थापना हुई थी। किसकी? ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी अकादमी है, बिड़ला एकेडमी आर्ट एंड क्राफ्ट। अब ये भी कला से जुड़ी हुई है ना, क्राफ्ट हस्तशिल्प को भी कहते हैं। तो बिड़ला एकेडमी आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना 1967 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। अब ये क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है, बिड़ला एकेडमी आर्ट एंड क्राफ्ट कहाँ स्थित है? तो आप बता देंगे कोलकाता में स्थित है। अगला एक और पॉइंट है, ये शायद मैंने पहले आपको बताया भी है, लेकिन फिर भी मैं इसे दोहरा देती हूँ। गढ़ी कला परिषद। गढ़ी कला परिषद 1976 ईस्वी में नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 ईस्वी में नई दिल्ली में गढ़ी कला परिषद की स्थापना हुई थी। आपको ये याद रखना है, ये मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। अगला है इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर। अब इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर मतलब आर्ट को प्रोत्साहन देने वाला, कला को प्रोत्साहन देने वाला संस्थान, अंतरराष्ट्रीय कला प्रोत्साहन संस्थान इसे हम कह सकते हैं। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी, आपको याद रखना है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो पुष्प बेताला थे, ठीक है। कौन थे? पुष्प बेताला थे। 2 पॉइंट यहाँ पर बन जाते हैं, आपको एक एक पॉइंट याद रखना है। देखिए ऐसे आपको डिटेल, हाँ, हमें ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, लेकिन मुश्किल से मिलेगा। ये पूरा डिटेल मैंने आपको एक साथ दे रखा है,
तो आप अगर कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए कम से कम 4 क्वेश्चन दिला के आएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन नहीं तो 4 नंबर तो आपको दिलाएगा ही दिलाएगा, क्योंकि संस्थान या संस्थापक या फिर उसका स्थान या कहाँ स्थित है या किस लिए है, कहीं ना कहीं ये पेपर में आता रहता है, तो इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर आती है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी। देखो, 2 ललित कला अकादमियां हैं, एक है राज्य ललित कला अकादमी, दूसरी है राष्ट्रीय ललित ललित कला अकादमी। तो हम यहाँ पर राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 5 अगस्त 1954 ईस्वी को नई दिल्ली में भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की। तो जब आप देखते हैं 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और इसका उद्घाटन कौन करता है? तो शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम करते हैं, अबुल कलाम आजाद। इसकी स्थापना किसने की? भारत सरकार ने की थी। ठीक है, एक स्वायत्त निकाय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 5 अगस्त 1954 ईस्वी में। इसका उद्घाटन किसने किया? उस समय शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्होंने राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना की थी। और इस संस्था को संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शुरुआत में इसका मुख्यालय जयपुर हाउस नई दिल्ली था। ठीक है, शुरुआत में इसका मुख्यालय कहाँ था? जयपुर हाउस नई दिल्ली था, लेकिन बाद में 1961 ईस्वी में इसका मुख्यालय रविंद्र भवन नई दिल्ली कर दिया गया। तो ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का मुख्यालय कब रविंद्र भवन नई दिल्ली कर दिया गया? तो भाई आपको याद रखना है कि 1961 ईस्वी में इसका मुख्यालय जो था रविंद्र भवन नई दिल्ली कर दिया गया था। किसका? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के क्षेत्रीय कार्यालय, अब इसके तो ये तो एक बड़ी शाखा हो गई। ठीक है, इसके कुछ अन्य कार्यालय भी हैं, क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, ये हो गया आपका राष्ट्रीय ललित कला अकादमी। ठीक है, मैंने RLA लिख दिया है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी। अब इसके अन्य केंद्र कौन कौन से थे? तो मुंबई में भी इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, लखनऊ में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, कोलकाता में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, भुवनेश्वर में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, और चेन्नई में भी इसका क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। कितनी जगह है? 1 2 3 4 5 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ललित कला अकादमी के, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, भुवनेश्वर और चेन्नई में स्थित है। ठीक है, फिर आते हैं हम 1955 ईस्वी से इसमें प्रतिवर्ष वार्षिक प्रदर्शनियों का आयोजन होता है। वार्षिक मतलब हर साल एक सालाना एक प्रदर्शनी का आयोजन होता है, जिनमें से 15 कलाकृतियों को पुरस्कृत किया जाता है। जो 15 चित्रकारों की या 15 कलाकृतियां जो सर्वश्रेष्ठ होती हैं, जो सबसे अच्छी होती हैं, उनको इनाम दिया जाता है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के द्वारा। ये आपसे पूछा जा सकता है कब से प्रतिवर्ष प्रदर्शनियों का आयोजन हो रहा है। प्रतिवर्ष त्रिनाले, बिनाले, ये सब आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष पूछ रहा है, तो 1955 से इसका आरंभ हुआ। 54 में इसकी स्थापना हुई, 1 साल बाद इसका आरंभ हुआ, इस प्रदर्शनी का, प्रतिवर्ष लगने वाली प्रदर्शनी का आरंभ। अब हम एक चीज और देख लेते हैं कि 1968 ईस्वी से प्रत्येक 3 वर्ष में एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी त्रिवार्षिकी भारत, जिसको नाम क्या दिया जाता है? त्रिवार्षिकी भारत या त्रिनाली का आयोजन भी होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि त्रिनाली कितने वर्ष में लगती है? तो याद रखो 3 साल में लगती है। ठीक है, 3 साल में लगती है, मतलब तीसरी वर्ष। बीच में कितना गैप होता है? तो याद रखो 1 2 3, 2 वर्ष का गैप होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरे वर्ष लगती है, 2 वर्ष का गैप, तीसरे वर्ष जो है ये प्रदर्शनी आयोजित होती है। ठीक है, 3 वर्ष बाद इसका आयोजन होता है। इसके द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं कौन सी हैं? तो अब क्वेश्चन पूछ ले कि ललित कला कंटेम्प्रेरी आर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, या ललित कला अकादमी के द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित की जाती है? तो हालांकि ये पत्रिका बहुत, हम कह सकते हैं, जो उसी से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं को अवेलेबल होती है। कई बार कोशिश की हमने भी इसे मंगाने की, पर मुश्किल है।
पर ललित कला कंटेम्प्रेरी आर्ट ये पत्रिका आपको करंट अफेयर से जोड़े रखती है, और ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ललित कला अकादमी के द्वारा प्रकाशित की जाती है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के द्वारा। ललित कला कंटेम्प्रेरी आर्ट मतलब समकालीन कला, ठीक है। कला संवाद भी इसी की पत्रिका है, और एनसीईआरटी भी ललित कला द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष एक महान कलाकार, ठीक है, एक महान, हमारे जो महान कलाविद थे, यहाँ विद लिखा है, कलाविद, ठीक है, एक महान कलाविद आनंद कुमार स्वामी, जिनके विषय में आपको पता होगा कि आनंद कुमार स्वामी एक कला समीक्षक थे, जिन्होंने बंगाल शैली की समीक्षा की, जिन्होंने बहुत सारे चित्रों की समीक्षा की, कला के से संबंधित बहुत विषयों पर उन्होंने लेख लिखे। तो उनके स्मृति में, मतलब उनकी याद में, एक व्याख्यान माला का आयोजन ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी करती आ रही है, ठीक है। हर साल एक व्याख्यान माला का आयोजन होता है। अब क्वेश्चन यूं आ सकता है कि किसकी स्मृति में किया जाता है, तो भाई बताओ, आनंद कुमार स्वामी। आप लोग भाई कमेंट भी किया करिए कि आपको क्लास कैसी लगती है, या कौन सा पॉइंट यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, फिर से समझाने की जरूरत है, तो हम कोशिश करेंगे ना कि आपको दोबारा समझाएं, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर कराती चलो, फिर भी हो सकता है कि कुछ चीजों में मैं आपको समझाने में सक्षम ना हो पाऊं, या हो सकता है आप ना समझ पाए, तो आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, और नहीं तो कम से कम साथ में बने रहने का आप लोग वो देते रहा करिए। हम आप लोग जैसे ही जुड़ते हो, हर व्यक्ति का कमेंट में देखती हूँ, हम देखते हैं कि आप क्या लिख रहे हो, आप क्लास में हो कि नहीं हो, ठीक है। तो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो भाई उद्देश्य क्या होगा, देश विदेश में ललित कला की प्रचार एवं प्रसार के लिए। अब ललित कला में आपकी कितनी कलाएं हैं, 5 हैं, आपको याद होगा ललित कलाओं का वर्गीकरण 5 भागों में हुआ है ना। तो वो ललित कलाएं कितनी, 5। अब ललित कला का संपूर्ण देश विदेश में इसका प्रचार एवं प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन था, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का प्रथम अध्यक्ष कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा है, चलो बता दो। तो वर्तमान में कौन है, देवी सॉरी तब सबसे पहले कौन थे, तो देवी प्रसाद राय चौधरी। यहाँ पर आपको बताना है देवी प्रसाद राय चौधरी किस समय से जुड़े हुए हैं, किस शैली के चित्रकार थे, ठीक है, चित्रकार क्या या मूर्तिकार थे। देवी प्रसाद राय चौधरी 1954 से लेकर 1960 ईस्वी तक ये रहते हैं इसके अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन रहा, देवी प्रसाद राय चौधरी, जिन्हें डीपी राय चौधरी आप लोग कहते हैं। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है प्रोफेसर वी नागदास। प्रोफेसर वी नागदास जो कि हाल ही में आपके ललित कला अकादमी के अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष बने हैं। आपको बताना है कि प्रोफेसर वी नागदास हैं क्या, क्या ये पेशे से क्या है, तो आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपको बता दूं कि 14 मार्च, हाल ही में इन्होंने इसका अभी कार्यभार ग्रहण किया है, 14 मार्च 2023, ठीक है। तो आप समझ लो अभी पिछले महीने ही 14 मार्च 2023 को कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है, ठीक है, कार्यभार ग्रहण किया है किसने, प्रोफेसर वी नागदास ने, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रोफेसर वी नागदास ने हाल ही में। अब ये पूछा जा सकता है, क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो भाई, अब तक तो आप लोग पढ़ते आए होंगे उत्तम पचारणे को, ठीक है। उत्तम पचारणे वर्तमान अध्यक्ष के रूप में पढ़े जाते थे, लेकिन उत्तम पचारणे के बाद 2 और बदल गए, एक अमरी नंदरनाल, ठीक है, और दूसरे अमरी नंदरनाल के बाद जो आए हैं वो हैं आपके प्रोफेसर वी नागदास। वर्तमान में प्रोफेसर वी नागदास है, तो अगर आपने कमेंट में बताया ये एक छापा कलाकार है, ठीक है, छापा कलाकार है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक छापा कलाकार के रूप में प्रोफेसर वी नागदास को लोग जानते हैं, और इन्होंने 14 मार्च 2023 को अपना कार्यभार ग्रहण किया है, किसका, अध्यक्ष पद का, किसके, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के, ठीक है। तो ये बदल गया है, ये आपको याद रखना है। उत्तम पचारणे के बाद 2 बदले जा चुके हैं, अमरी नंदरनाल और दूसरे वी नागदास, ठीक है।
और उपाध्यक्ष रामकृष्ण वेताला थे। अभी कुछ अपडेट नहीं है कि कौन बना है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला जो है राज्य ललित कला अकादमी। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी और ये कहाँ स्थित है? लाल बारादरी, लखनऊ। देखो, राष्ट्रीय और राज्य में अंतर है। राज्य मतलब इसमें उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से संबंध आता है। राष्ट्रीय मतलब देश के सारे राज्यों की मिश्रित है, और राज्य मतलब स्पेशली उत्तर प्रदेश की। तो स्थापना इसकी 1962 ईस्वी में हुई, और कहाँ हुई? तो लाल बारादरी, लखनऊ में यह स्थित है। क्या? राज्य ललित कला अकादमी। अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं राष्ट्रीय ललित कला अकादमी। बिल्कुल कंफ्यूजन ना रखिएगा दोनों में, राष्ट्रीय और राज्य में। राष्ट्रीय नई दिल्ली में है और राज्य लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है बताइए आप लोग? बहुत सरल सा क्वेश्चन है, 6th 7th या 1st 2nd के बच्चों से पूछा जाता है, मैं पूछती हूँ आपसे, ठीक है? तो भाई वही है, लखनऊ अपना। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? सीताराम कश्यप एक लंबे समय से इसके अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर नियुक्त हैं। अभी तक कोई अपडेट नहीं है, ये बदले नहीं गए हैं। तो सीताराम कश्यप जी वर्तमान अध्यक्ष हैं। और सचिव जो है मुकेश मेश्राम है। मुकेश मेश्राम का नाम आता है। अभी लगभग 2018 या 19 में एक विवाद हुआ था इन दोनों लोगों के बीच में, तो उसमें एक उल्लेख मिलता है कि इन्होंने मुकेश मेश्राम को लेटर भेजा था, जो सचिव हैं। कार्यवाहक सचिव के रूप में कौन है? तो यशवंत जी कार्यवाहक सचिव हैं। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। आप लोग एक एक चीज को ध्यान से समझकर पढ़कर तब लिखिएगा, और पेपर में भी लगाइएगा। राज्य है या राष्ट्रीय है, दोनों में अंतर है, ठीक है? अगला आता है भारतेंदु नाट्य अकादमी। अब ये कैसे जुड़ी है? तो भाई नाटक भी कला के अंतर्गत आता है ना। नाट्य का स्वाद हमें किससे आता है? रस का भाव हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो नाट्य, रस का संबंध, और नाटक भी एक कला है ना। तो नाट्य अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी पूछी जाती है, ठीक है? तो स्थापना इसकी कब हुई थी? 1975 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई है? तो लखनऊ में हुई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक आपके लेखक हैं, हिंदी के राइटर हैं। उन्हीं के नाम पर भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई। और आपको बता दूं, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खुद बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं, अंधेर नगरी, चौपट राजा जैसे। तो ये उन्हीं की स्मृति में इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है? 1975 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? लखनऊ में हुई। इसके अध्यक्ष रविशंकर खरे, ठीक है? कौन है? रविशंकर खरे भारतेंदु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा एक और याद रखना, संगीत नाटक अकादमी, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है? याद रखना आप लोग। चलिए, और इसकी स्थापना कब हुई? 1952 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। वो नई दिल्ली में थी, ये उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है। तो कहाँ होगी भाई? लखनऊ में होगी, ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है 1963 ईस्वी, ठीक है? 1963 ईस्वी में लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन है? तो पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर, ठीक है? राजेश्वराचार्य, राजेश्वर नहीं, सॉरी, राजेश्वराचार्य इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो धन्नूलाल गौतम इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। डॉक्टर धन्नूलाल गौतम इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष भूल गई मैं, माफ करना। तो अब यहाँ उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 ईस्वी में लखनऊ में इसकी स्थापना हुई। वर्तमान अध्यक्ष कौन? पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वराचार्य इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर धन्नूलाल गौतम है। सचिव कौन है? श्री तरुण राज इसके सचिव हैं। तो आप लोगों को एक एक पॉइंट मैंने बताया है। आप लोग एक चीज जरूर बताइएगा कि आपको इसमें से कितना याद है, ठीक है? और नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इनसे आपके अकादमियों से, संग्रहालयों से अब क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है? अब आते हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, ठीक है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। किसकी? 1954 ईस्वी में नई दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना हुई थी। इसके विषय में जब हम देखेंगे आगे, तो हम क्या देखते हैं कि प्रथम अध्यक्ष हरमन गोड्स थे, ठीक है? कौन थे? हरमन
गुड्स। अच्छा, इसे नगमा भी कहते हैं। नगमा, हम जब क्लास लेते हैं और चित्रों का संग्रह बताते हैं तो आपको नगमा बताते हैं, मतलब NGMA, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, 29 मार्च। ठीक है, 29 मार्च 1954 ईस्वी में की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हरमन गोड्स इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो मुकुल चंद्र डे इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। मुकुल चंद्र डे किस शैली से संबंधित है आपको बताना है, किसके शिष्य थे, यहाँ पर आप बताइए कमेंट करके, जल्दी बताइए कि ये किसके शिष्य थे। ठीक है, वर्तमान महानिदेशक कौन है इसके? तो अद्वैत गणनायक, ये याद रखना, अद्वैत गणनायक राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के वर्तमान महानिदेशक हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो अद्वैत गणनायक है। एक एक चीज, एक एक पॉइंट मैं बताती चल रही हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से लिखिएगा लिखिएगा भी। इसके बाद आता है, यहाँ सबसे पुराने चित्र जो है थॉमस डेनियल के हैं, और सबसे ज्यादा चित्र यहाँ नंदलाल बोस के संग्रहित है। भाई चित्रों का संग्रह है तो सबसे ज्यादा यहाँ थॉमस डेनियल के हैं, सबसे अधिक सॉरी सबसे पुराने किसके हैं? सबसे पुराने आपके थॉमस डेनियल के हैं। क्यों? आप इनके बाद के ही यहाँ चित्र मिलते हैं, और सबसे ज्यादा किसके हैं? तो नंदलाल बोस के चित्र हैं। चाहे हल जोतता हुआ किसान हो, चाहे अभिमन्यु हो, चाहे कामदेव का एक चित्र उन्होंने बनाया वो हो, चाहे आपका मदर फीडिंग हर चाइल्ड वाला चित्र हो, बहुत सारे चित्रों का संग्रह आपको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में मिल जाएगा नंदलाल बोस के। इसके अलावा इस संग्रहालय में लोक कला व आदिवासी कला की कलाकृतियां संग्रहित नहीं है। ये ध्यान रखना कि क्या संग्रहित नहीं है, तो लोक कला व आदिवासी कलाकृतियां संग्रहित नहीं है। लगभग 1700 कलाकारों की 13,000 मूर्तियां व रेखा चित्र व चित्र संग्रहित हैं, इनके द्वारा बनाए गए। ठीक है, कलाकारों के द्वारा बनाए गए 13,000 मूर्तियां, रेखा चित्र व चित्रों का संग्रह आपको कहाँ मिलता है? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट या नगमा में मिलता है। इसके बाद एक संग्रहालय और आता है, विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय, जिसको राज का ताज भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय, जिसे राज का ताज भी कहते हैं, महारानी विक्टोरिया की स्मृति में इसकी स्थापना की गई थी, और भारतीय व अंग्रेज, हम कह सकते हैं भारतीय, ईरानी तथा आपके भारतीय, मुगल और पाश्चात्य संस्कृत का एक अच्छा स्थापत्य का नमूना भी विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय है। आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 1904 या 5, कहीं 4 मिलता है, विकिपीडिया 5 दिखाता है, किताबों में 4 मिलता है, तो मैंने दोनों दे दिए हैं। आप अपने विवेक से काम लेकर, दोनों है तो 5 को लगाइए, और अगर नहीं है तो आप 4 को भी लगा सकते हैं। कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय। इसके संस्थापक कौन थे विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय के? तो लॉर्ड कर्जन जो थे विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय के संस्थापक थे। इसका वास्तुकार भी पूछा जाता है। देखिए, आप देखेंगे पाश्चात्य के वास्तुकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? डी थोड़ी अच्छी नहीं बनी है तो आप ध्यान रखना। गढ़ का वास्तुकार कौन था, आप बताइए। भाई वास्तुकार भी आता है, वास्तुकार वो जो नमूना तैयार करता है, तो इसका वास्तुकार या इसका नमूना किसने तैयार किया था? तो विलियम एमर्सन। विलियम एमर्सन नामक अंग्रेज ने इसका जो है एक नमूना तैयार किया था, या इसका वास्तु का नमूना तैयार किया था, ये भी याद रखना है। महारानी विक्टोरिया के इस स्मारक में ब्रिटिश वास्तुकला, इटली की मूर्तिकला तथा भारतीय कारीगरी का एक अनोखा संगम दिखाई देता है। मैंने कहा ना कि भारतीय, मुगल और हम कह सकते हैं पाश्चात्य का एक अच्छा समागम कहाँ दिखाई देता है? तो विक्टोरिया संग्रहालय में दिखाई देता है। यहाँ पर महारानी विक्टोरिया के पियानो से लेकर स्टडी डेस्क सहित 3,000 से भी अधिक वस्तुओं का प्रदर्शन है। किसकी? महारानी विक्टोरिया की वस्तुओं का प्रदर्शन है। ठीक है, उनका पियानो जिसे वो बजाती थी, वो टेबल जिस पर बैठ कर वो पढ़ती थी, इसके अलावा 3,000 से भी ज्यादा उनसे संबंधित चीजों का प्रदर्शन विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय में मिलता है। अच्छा, चंडीगढ़ का वास्तुकार मैंने आपसे पूछा था, तो आपको याद रखना है, एक मिनट, ली कार्बूजिए। ठीक है, कौन?
ली कार्बूजिए, ठीक है, याद रखना ली कार्बूजिए जो था चंडीगढ़ का वास्तुकार था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सालार जंग संग्रहालय जो कि हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पर बहुत सारी चीजों का संग्रह है, पाश्चात्य कला के कुछ कॉपी का, मतलब हम कह सकते हैं प्रतिलिपियों का संग्रह है। इसकी स्थापना हैदराबाद के निजाम के प्रधानमंत्री यूसुफ अली खां सालारजंग तृतीय, सालारजंग थर्ड, ठीक है, ने की थी। याद रखना हैदराबाद के निजाम के प्रधानमंत्री यूसुफ अली खां सालार जंग तृतीय ने की थी, ठीक है, यूसुफ अली खां ने की थी। अगर नाम आए यूसुफ अली खां सालार जंग, जिनका नाम था थर्ड थे, ठीक है, किसके प्रधानमंत्री थे, तो हैदराबाद के निजाम के प्रधानमंत्री थे। ओके, यहाँ संग्रहित क्या क्या है आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना। हाथी दांत की कुर्सियां यहाँ पर संग्रहित है, टीपू सुल्तान की पगड़ी का संग्रह यहीं पर है, मुगल राजाओं की तलवारों का संग्रह सालार जंग संग्रहालय में है, औरंगजेब की हीरे से मढ़ी हुई तलवार कहाँ है, तो आपके सालार जंग संग्रहालय में संग्रहित है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो अब आपके छूटेंगे नहीं, ये बात तय है। फिर एक और याद रखो, वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारत की पुरातत्व से संबंधित चीजों को संरक्षण देने वाला कौन है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, 1861 ईस्वी में नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आईफैक्स नई दिल्ली, आईफैक्स अभी हमने बताया था आपको ना, 1925 से 28 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली। इससे संबंधित दो चीजें और याद रखनी है आपको। इस सोसाइटी के चित्रकारों की प्रथम प्रदर्शनी वायस रीगल पैलेस में आयोजित हुई थी, ठीक है, किसमें, वायस रीगल पैलेस में हुई थी, और यह संस्था 84 से, ठीक है, कब से, 1984 से, ठीक है, यहाँ पर 1984 आप ध्यान रखिएगा, से वृद्ध चित्रकारों को कला रत्न, कला सम्राट, कला विभूषण, कला श्री पुरस्कार से सम्मानित करती आ रही है। ये कला विभूषण, कला श्री आप देखोगे ना तो पद्मश्री, पद्म विभूषण से प्रेरित हुए पुरस्कार लगते हैं, तो कला श्री, कला विभूषण, कला सम्राट, कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित करती आ रही है। अब एक चीज यहाँ पूछ ले, कला रत्न पुरस्कार कौन देता है, आईफैक्स देती है, कला सम्राट कौन देता है, आईफैक्स देता है, कला विभूषण कौन देता है, आईफैक्स देता है, कला श्री कौन देता है, आईफैक्स देता है। आपको बताना है कालिदास सम्मान कौन देता है। कालिदास सम्मान कहाँ से चित्रकारों को प्राप्त होता है या किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, ये आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए भारत भवन भोपाल देख लेते हैं। अगली जो हमारी कला संस्था है जो कला से जुड़ी हुई है वो है भारत भवन भोपाल। इसकी स्थापना 13 फरवरी 1982 ईस्वी को हुई थी। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो आप लोग प्लीज इसे पूरी देखिएगा, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से ये चीजें इकट्ठा करी हैं और आपको ये चीजें एक साथ मिलना थोड़ा मुश्किल लगता है। आप ढूंढते हो, लिखते हो, और जब एक साथ मिल रही हैं तो बस देखना ही तो है आपको, तो देख लीजिएगा, ठीक है। स्थापना 13 फरवरी 1982 ईस्वी को भारत भवन भोपाल की हुई। संस्थापक कौन थे, तो अशोक वाजपेयी इसके संस्थापक थे भारत भवन भोपाल के। वास्तुकार कौन था, तो चार्ल्स कोरिया। ये कोरिया बीटीएस वाला कोरिया नहीं है, इसका नाम है कोरिया, चार्ल्स कोरिया, ठीक है। तो भारत भवन का वास्तुकार कौन था, चार्ल्स कोरिया था। इस संग्रहालय को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसके अन्य नाम जो है ना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, लघु भारत, सांस्कृतिक तीर्थ आदि नामों से जाना जाता है। किसे, भारत भवन भोपाल को, चाहे लघु भारत कहो, चाहे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय कहो, चाहे सांस्कृतिक तीर्थ कहो, इन सभी नामों से इसे जाना जाता है। इसके बाद आता है इंडियन म्यूजियम कोलकाता, राष्ट्रीय भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ठीक है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। तो इसकी स्थापना 2 फरवरी 1814 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, तो 2 फरवरी 1814 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन था, तो नथानियल वालिस था। नथानियल वालिस था, नथानियल हार्ट नहीं था, याद रखना, नथानियल वालिस इसका संस्थापक था। यह संपूर्ण एशिया का सबसे बड़ा जो था वो पहला सबसे बड़ा संग्रहालय था। सबसे बड़ा जो था वो पहला था, बाकी पहला नहीं, हम कह सकते पूरे एशिया में सबसे पहला सबसे बड़ा संग्रहालय
मतलब सबसे बड़ा पहला संग्रहालय कौन था, तो आपका इंडियन म्यूजियम कोलकाता था। ठीक है, इस संग्रहालय को प्रारंभ में एशियाटिक सोसाइटी, यहाँ हाँ लिखा है गलती है, इस संग्रहालय को प्रारंभ में एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम कहते थे। ठीक है, शुरुआत में क्या कहते थे, एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम कहते थे। ठीक है, बाद में इसे इंडियन म्यूजियम, जादूगर पायनियर म्यूजियम, म्यूजियम इन इंडिया, ठीक है, ये इन नामों से इसे जाना जाने लगा। इंडियन म्यूजियम, जादूगर पायनियर, म्यूजियम इन इंडिया, इन सभी नामों से इसे जाने जाने लगा। शुरुआत में इसे एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम कहा गया। आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो याद रखिएगा। इसके बाद स्वर्गीय रवि जैन प्रतिष्ठान, नई दिल्ली 1992 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ये भी याद रखना। ये कुछ वो संस्थान है जो आपसे जिनकी फुल फॉर्म या केवल इनकी स्थापना डेट या कहाँ स्थित है ये पूछ लिया जाता है, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। स्वर्गीय रवि जैन प्रतिष्ठान, नई दिल्ली 1992 में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय कला परिसर, नई दिल्ली 1985 में इसकी स्थापना हुई। नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन, ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, एक यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन, इसकी स्थापना एनआईडी, जिसे क्या कहते हैं, एनआईडी कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 1961 ईस्वी में अहमदाबाद में हुई थी। ठीक है, किसकी, नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन की स्थापना या एनआईडी की स्थापना कब हुई थी, तो आपकी अहमदाबाद में हुई थी 1961 ईस्वी में। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, या इसका कहाँ स्थित है ये पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि कब हुई स्थापना, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या परिसर, NCERT की फुल फॉर्म या इसका नाम या इसकी शॉर्ट फॉर्म या इसकी स्थापना, कई चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं, तो आपको लगभग तीन प्रश्न यहाँ पर मिल ही जाएंगे। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण एवं परिसर। शॉर्ट फॉर्म क्या है, NCERT। ठीक है, ये याद रखना है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम भी याद रखना, 1980 में इसकी पुणे में स्थापना हुई थी। क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि यह भी एक कला से ही संबंध रखने वाला संस्थान है। साहित्य अकादमी, यहाँ से पुरस्कार मिलते हैं साहित्य अकादमी से। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण कला संगठन, कला से जुड़े हुए संस्थान, जिनकी जानकारी मैंने आपको दी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्लास कैसी लगती है जरूर बताइएगा। अगर कोई त्रुटि हो तो भी आप मुझे भाई बता सकते हैं कि मैम आप यहाँ पर हमें ठीक से समझा दीजिए, या यहाँ आपसे चूक हुई है, तो बिल्कुल स्वागत है। वैसे मैंने पूरी सावधानी और बहुत अच्छे से इसको तैयार किया है वीडियो को। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पूरी वीडियो उपलब्ध होती रहती है हमारे चैनल पर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और वीडियो में।